अनुच्छेद 370 के जितने प्रावधान थे उनके खात्मे के बाद एक साल में जम्मू कश्मीर कितना बदला है, कश्मीर कॉन्क्लेव कर रहा है इंडिया न्यूज। इस वर्चुअल कॉन्क्लेव में जम्मू कश्मीर को जानने समझने वाले तमाम बड़े नेता हमारे साथ में हैं, कश्मीरी पंडितों का रिप्रेजेंटेशन करने वाली तमाम शख्सियत मेरे साथ में है, देश के जाने माने पत्रकारों का समूह भी आगे लगातार मेरे साथ में जुड़ता रहेगा और पक्ष और विपक्ष की भी बात होगी। लेकिन हाँ, चीख चिल्लाहट की यहां पर हम बात नहीं करेंगे। हम ये चाहेंगे कि सभी का प्रॉपर और समान रिप्रेजेंटेशन रहे। पैनल लगातार बदलता चला जा रहा है। एक बार पैनल जो भी नया है उसे रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। रविंदर शर्मा, चीफ स्पोक्स पर्सन स्टेट कांग्रेस, मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अल्ताफ ठाकुर जी मेरे साथ में हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमित रैना और सुमित पीर कश्मीरी पंडितों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। पीर वकार, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। मेजर जनरल जेके परिहार, डिफेंस एक्सपर्ट, भी मेरे साथ में हैं और मेरे सीनियर कोलीग मनीष अवस्थी लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रविंदर शर्मा जी, आप मेरे साथ अभी अभी कश्मीर कॉन्क्लेव में जुड़े हैं। पिछले एक घंटे में कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी बात हुई है। कविंदर जी से बात हुई, अल्ताफ ठाकुर से बात हुई। इन दोनों का ही मानना है कि पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। वो जगह जहां पर पत्थरबाज नजर आते थे, वहां पर हाथ में कलम और कलम की ताकत को समझने वाले युवा आगे बढ़ने लगे हैं। अलगाववाद की जड़ उखड़ने लगी है। आतंकवाद के समूल नाश की तरफ अब जम्मू कश्मीर आगे बढ़ गया है और जम्मू कश्मीर में एक शांति आती चली जा रही है। लेकिन क्यों कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम को यह लगता है कि यह कब्र की शांति है? पी चिदम्बरम क्यों जॉन ऑफ कैनेडी के इस फ्रेज को याद करते हुए कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी कब्र वाली शांति है? जी नमस्कार। देखिए, मैं एक घंटे से आपकी इंतजार में हूं। हालांकि मुझे ना दिखाया गया ना मौका दिया गया। मैंने बीच बीच में कुछ सुना, जनरल परमार साहब को सुना, आशुतोष जी को सुना, सुरेंद्र जी को, कुछ आवाज मुझे क्लियर नहीं थी। तो चलिए, कोई बात नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक घंटे से मैं आपके साथ जुड़ा हूं तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि मौका नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दावे तो बहुत किए जा सकते हैं, लेकिन एक साल में क्या बदला, क्या हुआ, वो सारा देश देखता। आप राजनीतिक तौर पे दावे करें, वो अच्छी बात है, हर पार्टी को करना चाहिए, लेकिन ना खुदा ही मिला ना मसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बताइए, जम्मू कश्मीर आपका पटरी पे नहीं आ रहा। अगर चिदम्बरम साहब ने एक बात कही है, मुझे बताइए कि एक साल से आप एक साल का मुख्यमंत्री, बयानबाजी से क्या होता है? जमहूरियत में अगर बयान नहीं था उससे क्या लगता है? वो तो मुख्यमंत्री थी, आपने उसको बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2014 में जो बड़ी गलती की कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के कहा कि बाप बेटी मुफ्ती सईद और उनकी बेटी महबूबा और बाप बेटा फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का तबाह किया, लूटा है, इनको अगर हटाना काम कर दीजिए। तो आप इस नाम पे वोट लेते हैं। जम्मू में आपने गला फाड़ फाड़ कर कहा जब ये, और उसके बाद 2 महीने के बाद आप उसी के साथ नॉर्थ पोल का तजुर्बा करते हैं। फिर कार में महबूबा कहती है पानी देता आतंकवादी मारते हैं और बीजेपी के ऊपर। रविंदर जी, बहुत माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि शायद कोई टेक्निकल स्नैग है, शायद कोई नेटवर्क इशू है, जिस वजह से आपकी आवाज ठीक तरीके से हम सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन जितना मैंने आपको सुना है, शायद अल्ताफ ठाकुर के पास हमें जाना चाहिए। अल्ताफ ठाकुर जी, कांग्रेस के नेता रविंदर शर्मा का कहना यह है कि 370 का हटाया जाना बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे हम। अब इसका जवाब दें आप, और साथ ही जवाब यह भी दें क्यों ये कहा जा रहा है उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरफ से कि एक सरकारी अधिकारी उनके पास में आए थे और उन्होंने ये कहा कि आपको रिहा कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बॉन्ड भरना होगा। बॉन्ड भरने के बाद जैसे ही आपको रिहा किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर 370-35 के खिलाफ या इस सब्जेक्ट पर आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्या वहां पर जबान और आवाज दबाई गई है? मैं अभी रविंदर जी को सुन रहा था। कांग्रेस ने हमेशा ड्रामे किए और ये ड्रामेबाजी में किए रखते हैं। देखिए, कल जब इनका एक बड़ा नेता जो सेंटर में भी मिनिस्टर रह चुका और कश्मीर में भी बहुत बड़ा नेता है सैफुद्दीन सोज साहब, उन्होंने कल एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करने की कोशिश की, एक ड्रामा यहां शुरू कर दिया कि मैं हाउस अरेस्ट हूं, और वो खुद दीवार से आके मीडिया को कह रहा है कि मैं हाउस अरेस्ट हूं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा झूठी पॉलिटिक्स की, झूठे प्रोपेगेंडा की और झूठा उन्होंने हमेशा इल्जाम लगाए, क्योंकि मैं समझता हूं कांग्रेस वो अपोजिशन पार्टी है जिसको इल्जाम लगाने के सिवा कुछ आता नहीं है। और जहां तक आप कह रहे हैं बांड की बात है, बांड चाहे महबूबा जी का हो, उमर साहब का हो, देखिए किसी को किसी ने बांड नहीं लिया है।
एज पर लॉ जिस तरह से उनको ट्रीट करना था उनको ट्रीट किया गया, कितनी किसको डिटर्मिनेशन में रखना था उस हिसाब से किया और उनके स्टेटमेंट उसके बेस पे यहां रखा गया। और मैं जहां तक अभी रविंदर जी बात कह रहे हैं कि न खुदा ही मिला ना सनम विसाल ही मिला, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए रविंदर जी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और उन्हें इस बात को तस्लीम करना चाहिए। 5 अगस्त के बाद जो पॉजिटिव चेंज यहां आई है वो सबसे बड़ी पॉजिटिव चेंज यह है कि यहां का गांवों का, देहात का मजदूर, रेडी वाला, एक आम नागरिक जिसको सियासत के साथ कुछ लेना देना नहीं, पॉलिटिक्स का कुछ दूर दूर तक उसको वास्ता नहीं, आज की डेट में वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी है, जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी है। और अभी मैं सुन रहा था अमित जी भी अभी कह रहे थे कि आज जो पॉजिटिव चेंजेस में एक चेंज है कि अब आज करप्शन 2005 से आज तक करप्शन का एक भी मामला नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव है। और ये लोगों के जहन में अब घर कर चुकी है कि अब करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है और फैमिलीवाद के लिए कोई जगह नहीं। और एक आम कामन कश्मीरी जिस बेचारे को जो दिन मजदूरी करता है, जिसको सियासत के साथ कुछ लेना देना है, उसमें यह भाव आना कि हम सेफ हैं, हम सिक्योर हैं इंडिया के साथ। और आज यहां फैमिलीवाद नहीं हो रहा है, आज यहां करप्शन नहीं हो रहा, आज यहां सुनवाई हो रही है, आज यहां अकाउंटेबिलिटी है, आज यहां ट्रांसपेरेंसी है। ये सबसे बड़ी चेंज है और यही चेंज जम्मू कश्मीर को एक मॉडल रियासत आगे ले जाएगी। क्योंकि लोगों का मेरा ठाकुर साहब से एक सवाल है जनाब, मेरा सवाल आपसे, मैं मनीष अवस्थी बोल रहा हूं, मेरा सवाल आपसे है आत्मनिर्भर कश्मीर कब बनेगा, कब तक दिल्ली की ओर देखता रहेगा? 1 घंटे में मेरा प्रोटेस्ट है, अगर आपको नहीं सुनना है तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं टीवी पे आपका डिबेट सुन लेता हूं। नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं ठाकुर साहब से बात कर रहा हूं। साहब से नहीं, मैं एंकर साहब से कह रहा हूं। शायद रविंदर जी कोई जवाब दे, रविंदर जी शायद रिबट करना चाहते हैं। 2 खानदानों ने घोटाले किए हैं। मेरे ख्याल से रविंदर जी रिबट करना चाहते हैं। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदलने की कोशिश की और जो नफरत की दीवार जो पूरे देश और जम्मू कश्मीर को आपस में बांट रही थी, और जम्मू कश्मीर का आम नागरिक जो अपने ही मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी होकर रहता था, वो दीवार गिर गई है। और जो ये पॉजिटिव चेंज अभी मैं रविंदर जी को लेकर के आते हैं, रविंदर जी शायद अल्ताफ ठाकुर को रिबट करना चाहते हैं। रविंदर जी अल्ताफ ठाकुर को रिबट करना चाहते हैं। रविंदर जी अल्ताफ ठाकुर का यह कहना है कि कांग्रेस पहले भी ड्रामेबाजी करती थी, अभी भी करती है, और अगर 70 साल में कांग्रेस ने ड्रामेबाजी न की होती तो आज जम्मू कश्मीर का यह हाल न होता। रिबट करें। मैंने सुन लिया, मैं अल्ताफ ठाकुर साहब की बात को, उनकी मजबूरी है, वो छोड़िए, मैं उनको नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा ये पूछना है कि 1 साल में ये बता दे क्या बदला। जहां सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, उन्होंने कहा 100 करोड़ की डील मैंने कैंसिल करवाई, और क्योंकि उन लोगों की रीच बहुत दूर तक थी, आज तक वो लोग बेनकाब क्यों नहीं हुए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? कौन से बड़े नेता आपके करप्शन में जो लोग थे उन लोगों को क्यों नहीं आपने पकड़ा? आप कश्मीर वादी के अंदर एक परिंदा जो आप पार नहीं मार सकता। सैफुद्दीन सोज 82 साल के आदमी 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि वो रिहा हैं, हमारे सदर जाते हैं 1 घंटा उनको इंतजार करना पड़ा उनको मिलने के लिए, और आप एक दिन छोड़ के बहन के पास गए और वीडियो बना करके कहना नॉर्मल है। सारी नेशनल मीडिया ने देखा। आज ये हालत सबके लिए। मैं कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता हूं, जम्मू का रहने वाला हूं, जम्मू के कांग्रेस हेडक्वार्टर से मुझे उठा करके लिया गया जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए 5 अगस्त के बाद। यहाँ की पैंथर पार्टी हालांकि छोटी पार्टी है, लेकिन जम्मू की आवाज वो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की वकालत करते रहे, स्वागत करते थे। उनके नेता 2 महीने अरेस्ट रहे। जम्मू के हमारे नेता 4-4 महीने हाउस अरेस्ट रहे, वो नेता जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। हमारा सदर गुलाम अहमद मीर जो कश्मीर से रहता है, जम्मू में हाउस अरेस्ट रहा। ये बताना चाहते हैं आपने जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ एक फैसला किया और उनको पाबंद करके बंद करके 1 साल के बाद भी आप ये बताना चाहते हैं सबको नॉर्मल है। इसलिए मेरी तो एक ये सारी खुली किताब है कि आज भी आप कोरोना का बहाना आ गया, लेकिन जो चीजें यहाँ पे लोगों को पसंद नहीं है, आप जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करिए। पूरे देश विदेश को प्रचार करके मत सुनाइए। पाकिस्तान के नेबरिंग स्टेट, मुस्लिम स्टेट जम्मू कश्मीर, उस वक्त की लीडरशिप, उसमें हमारे हरी सिंह या जनरल पवार साहब कुछ कह रहे थे कि वो फैसला नहीं कर पाए, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उठाए हैं। रविंदर जी आपने कई सवाल उठाए हैं। पंडित नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान के साथ फैसला किया, पाकिस्तान को, जिन्ना को, पोपुलेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और आज उस कश्मीरी को हम सारे देशद्रोही कहते हैं। आज वो कश्मीरी जो 80% वोट देता रहा,
अगर 5 या 10% लोग अलगाववादी आतंकवादी थे, उनके साथ हम सब मुकाबला करते थे। ओके सर, जो सरपंच मारा गया अजय भारती, वो हमारी पार्टी का कई था। सवाल उठाए, मेरे ख्याल से आप मौका दीजिए कि अल्ताफ जी आपकी बातों का जवाब दें। अल्ताफ जी बातों का जवाब तो दीजिए ही, लेकिन अल्ताफ जी रविंदर जी की बातों में कई चीजों में सच्चाई है। मेरी बात सुनिएगा अल्ताफ जी, मेरी बात सुनिएगा अल्ताफ जी, मेरी बात सुने अल्ताफ जी, मेरी बात सुने अल्ताफ जी, मेरी बात सुने। 144 नाबालिगों समेत 6,605 राजनीतिक लोग हिरासत में लिए गए। मैं रिपीट कर रहा हूं, 144 नाबालिगों समेत 6,605 राजनीतिक लोग हिरासत में लिए गए। महबूबा मुफ्ती जैसे अभी भी कैद में हैं। कठोर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का 444 केसों में इस्तेमाल किया गया। क्या वाकई में ऐसी जरूरत थी? क्या वाकई में ऐसी जरूरत थी कि अतिरिक्त 38,000 जवानों को जम्मू कश्मीर में फ्लैग मार्च करा दिया जाए? सर, क्या वाकई में ऐसी जरूरत थी? और हालात कमोबेश अभी भी वैसे ही बने हैं। अल्ताफ जी जवाब दें। देखिए सबसे पहले मैं रविंदर जी की बात पे आता हूं। यहां न मेरी मर्जी चलती है, न रविंदर जी की मर्जी चलती है। देश का संविधान, देश की सेफ्टी सर्वप्रथम है। जहां देश की सिक्योरिटी हो वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जहां आज आप कह रहे हैं कि इतने लोगों को बंद कर दिया गया, मुझे बता दीजिए, जहां आपके स्टेटमेंट्स में देशद्रोही की बू आती है, जहां आपके स्टेटमेंट्स आपकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम है, आप उस महबूबा जी की बात करें जो महबूबा स्टून पेल्टर उसको हीरो करार देती है। आप उस महबूबा जी की बात कर रहे हैं जो कहती है कि अगर 370 हाथ का पूरा जिस्म ही उठ जाएगा। आप उस महबूबा जी बात कीजिए। कहीं ना कहीं अगर कानून ने इनको अपनी गिरफ्त में रखा, डिटेनेशन में रखा, तो इनके स्टेटमेंट्स को लेकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये अप्रीहेंशन थी कि ये नेता फिर वही उसी अमल पे आ जाएंगे जो स्टोन बेल्टिंग करवाते थे। आप देखिए जो 5 अगस्त के बाद सिंगल कहीं स्टोन बेल्टिंग का एक वाका भी नहीं हुआ और कोई एक किलिंग भी नहीं हुई। किस वजह से? जब ये नेता बंद रहे, यही स्टोन बेल्टिंग को यहां बढ़ावा देते थे और इसी के लिए इनको बंद रखा गया। और जहां तक अभी रविंदर जी बात कह रहे हैं कि सैफुद्दीन सूद को मिलने, मुझे बताइए, रविंदर जी खुद जानते हैं, महबूबा जी मानती, उमर साहब मानते, फारूक साहब मानते, सजाद लोन साहब मानते, उनकी तरफ से कोई वीडियो सरफेस पे नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि वो डेटिनेशन में थे। अब सैफुद्दीन सूद साहब ड्रामा नहीं करे और क्या करे? अगर वो डेटिनेशन में, अगर वो कैद में है, उनके वीडियो कैसे आते हैं, उनके स्टेटमेंट्स कैसे आते हैं, वो इंटरव्यू कैसे मीडिया को देते हैं? मुझे रविंदर जी इस बात का जवाब दे। आजाद कर दीजिए, सारी दुनिया को दिखाइए कि वो आजाद है। ठीक है, ओके, ठीक है। एक साल से रविंदर जी, अगर सैफुद्दीन सूद साहब कैद में है, मुझे बताइए दीवार पे कहानी नहीं है, वीडियो बीजेपी से थोड़ा आगे निकल करके चलते हैं। रविंदर जी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, हर ही मैं इस कॉन्क्लेव को नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरी इस डिबेट में, मेरे इस कॉन्क्लेव में रिप्रेजेंटेशन के लिए और बाकी भी तबके हैं। इरफान हफीज लोन भी मेरे साथ में जुड़े हैं। इरफान हफीज लोन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं इरफान हफीज लोन। बहुत देर से मैं ये चाह रहा था कि आप सभी पैनलिस्ट को सुन लें, ताकि उसके बाद मैं आपके जरिए ये जान सकूं, क्योंकि आप युवा भी हैं इरफान हफीज लोन, और कहा यह जाता है कि कश्मीर में सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि वहां पर अब पत्थरबाज नहीं आते, नकली आजादी के नारे नहीं लगाए जाते, हरा झंडा नहीं लहराया जाता, जुमे के दिन जो है पाकिस्तानी झंडा या फिर आईसिस का झंडा नहीं लहराया जाता। क्या ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल में ना माना जाए? इरफान हफीज लोन। इरफान हफीज लोन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, इरफान तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन रविंदर शर्मा जी, जो बात अभी अल्ताफ जी कर रहे थे, आप बहुत क्विक रिबटल दें, उसके बाद बाकी लोगों के पास में जाता हूं मैं। आपने जम्मू के वो नेता जिन्होंने, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ पार्टियां हैं, जिन्होंने भी कहा कि हम तो 370 के तोड़ने के हक में नहीं थे पूरी तरह से, आप जो चीजें, जो सेक्शन रह गई थी, उसके लिए अगर मशावरत करते, डिबेट करते, शायद कुछ चीजें जो तरमीम होनी चाहिए थी उस पर अमल होता, उस पर सहमति होती। लेकिन जो पार्टियां जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ ये खड़ी थी कि 370 को तोड़ा जाए, उन लोगों को भी 4-4 महीने इन्होंने हाउस अरेस्ट रखा, अभी भी बोलने नहीं देते। इसलिए डेमोक्रेसी को बहाल करिए, इलेक्शन कब करवाएंगे वो छोड़ दीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में 80% कश्मीर के लोग जो हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए 47 में, हर आदमी आतंकवादी नहीं है, हर पाकिस्तानी नहीं है, हर आदमी अलगाववादी नहीं है, सबको ये भाषा मत करिए। आप नेशनल चैनल हैं, मैं यहां से ये कहना चाहूंगा कि कश्मीरवादी के अंदर आज गुस्सा है, गम है। जो लोग जिन्होंने देश की जमहूरियत, जिन्होंने आतंकवादी के हाथों अपने साथी खोए, आप भूल गए मकबूल शेरबानी,
इसमें पाकिस्तान के शर्मा उन लोगों को साहब, गुमराह किया और उनको कश्मीर की टोकरी में, इसलिए कश्मीर ये जो की भाषा टोकरी बोलते हैं में अगर भारतीय एक जनता पार्टी खराब के साथी, अलगाववादी है तो वो इसलिए पूरी जो टोकरी हर के आप फलों को कश्मीरी खराब कर रहा अलगाववादी है, कहेंगे तो ये पूरी दुर्भाग्य बोल रहा हूं। टोकरी के फलों को खराब कर रहा कश्मीर है। में कोई नाराजगी नहीं है, आज के डेट में कश्मीर के कोई नाराजगी नहीं। आज कश्मीर ये का आम साफ नागरिक भी ये साफ देख रहा है कि तो आज एक भी सुनवाई आगे हो बात रही नहीं है, कर रहा। आज सुनवाई हो रही है। कोई डेमोक्रेसी है, राइट टू स्पीक राइट आज भी है। यही डेमोक्रेसी की मिसाल आपके सामने है कि सैफुद्दीन सोज जैसे लोग अब ड्रामाबाजी पे उतर आए। ओके ठीक है, वापस लौट करके हर एक बात सैफुद्दीन सोज पर आ रही है। मैं इससे थोड़ा सा आगे निकलता हूँ। इरफान हफीज लोन जुड़ गए क्या मेरे साथ? इरफान हफीज लोन, अगर आप तक आवाज आ रही हो आप एक बार हाथ उठाएं ताकि मैं आपसे सवाल करूं। इरफान हफीज लोन, इरफान हफीज लोन, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि पिछले 70 साल में कश्मीर का सवाल दो शब्दों के बीच ही रह गया था। एक शब्द है जमहूरियत और दूसरा है कश्मीरियत। कहा यह जाता था कि जो चैलेंज है ना, कश्मीरियत से जमहूरियत तक जाता है, जमहूरियत से कश्मीरियत तक आता है, और इन्हीं सब के बीच में आजादी के नारे लगा करते थे, इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तानी झंडा लहराया जाता था, जुमे के दिन आईसिस का झंडा लहराया जाता था, पत्थरबाजी की जाती थी, स्टोन पेल्टर्स आगे आते थे। क्या पिछले एक साल में इन सभी से निजात मिलना कश्मीर को एक नए युग की तरफ लेकर के गया है? इरफान हफीज लोन, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, इरफान हफीज लोन तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें सुमित पीर के पास में चलना चाहिए। बहुत देर से हम लोग सुमित पीर के पास गए नहीं हैं। सुमित पीर, 19 जनवरी 1990 की वो रात, या यूं कहें कि 19 जनवरी 1990 का वो पूरा 24 घंटा आप सभी के जहन में ताजा होगा, बल्कि आपसे कहीं ज्यादा आपके जो पिता या दादा होंगे उनके जहन में आज भी जिंदा होगा। वो एक दर्द है, वो एक सिहरन है। क्या उस सिहरन से कश्मीरी पंडित आगे निकले या नहीं, ये तो मेरा सवाल लगातार आपसे है ही। लेकिन चूंकि यूपीए सरकार की तरफ से बीच में कोशिश ये की गई थी कि जमीन दी जाए, नौकरी भी दी जाए, लेकिन उससे आगे कश्मीरी पंडित कभी बढ़ नहीं पाए। पिछले एक साल में स्थिति में परिवर्तन आया है क्या? सुमित पीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, सुमित पीर तक भी आवाज नहीं जा रही, इरफान हफीज लोन तक भी आवाज नहीं जा रही। अपने ऑडियो इंजीनियर से मेरी गुजारिश है कि इसे ठीक करें प्लीज, अगर हो सके बहुत जल्दी ठीक करें। अमित रैना, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? पर आपकी थोड़ी कम आ रही थी, मैंने आपका सवाल समझ पाया हूँ। सर देखिए, एक प्रोसेस है, इसको शुरू करने के लिए 370 और 35A का जाना जरूरी है। राशिद जी, आप एक बात समझिए, 30 साल पहले भी कश्मीरी पंडित वहां रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। ये जो पाकिस्तान के एजेंट और उनका स्पॉन्सर किया हुआ आतंकवाद है, जो वहां का एक सेक्युलर फैब्रिक था जो पिछले कई हजारों सालों से चल रहा था, उसको उसने ध्वस्त किया है। ये एक ISI की साजिश थी जिसका अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं को सबसे ज्यादा खमियाजा उतरना पड़ा। जब तक आप उन चीजों को डिसमेंटल नहीं करेंगे जिसमें हुर्रियत आती है, जिसमें ये टेररिस्ट आते हैं, जिसमें वो कश्मीरी पॉलिटिशियन आते हैं जिन्होंने इनको संरक्षण दिया, क्योंकि कश्मीरी पॉलिटिशियन की एक पैटर्न था। कश्मीर में वो इस्लामिस्ट होते, जम्मू आके वो हिज़्ब बनते और दिल्ली आके वो सेक्युलरिस्ट बनते। कोई भी पिछले 30 साल का वीडियो उठाइए, उन्होंने कश्मीर को पे कब्जा कर रखा था अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। अब वो गए, नई प्रक्रिया आई है कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाना, राशिद भाई। और ये देखिए, 42,000 लोग मर चुके पिछले 30 साल में कश्मीर में, जिसमें 10,000 तो फौजी है। कब तक ये सब चलेगा? और मरने वाला कश्मीरी है। मेरी तकलीफ उससे है, भाई पंडित तो निकल गया, आपने तो उसको भगा दिया, पर जो वहां मर रहा है वो तो हमारे मुसलमान भाई है, वो मर रहे हैं। यूथ कौन सा है, कौन लोग मर रहे हैं? फौजी मर रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं। ये कब तक चलेगा सर? इसको रोकना पड़ेगा, पीस को मौका देना पड़ेगा। 370 एक ऑप्शन है जिससे उनको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। क्योंकि जो एक लड़का पैदा होता है आज से 15 साल 20 साल पहले, जो आज 22 साल 23 साल का जवान है, उसने हमेशा लड़ाई, क्लाशनिकोव, बम और धमाके ही देखे हैं। उसने प्रॉस्पेरिटी कहाँ देखी है, उसने वो संपन्नता कहाँ देखी, उसको वो दिखानी पड़ेगी। हमारा दर्द हमारे सीने में, और जब तक हम वहां वापस नहीं जाके नहीं बसेंगे वो दर्द रहेगा। राशिद भाई, 5 चीजें मांगना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के थ्रू। अमित राणा इस कॉन्क्लेव को एक बड़े कैनवास पर लेकर के गए हैं। मेरे ख्याल से मुझे मनीष अवस्थी के पास में जाना होगा, क्योंकि एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं मनीष अवस्थी के पास में जाऊंगा, क्योंकि अमित राणा जिस कैनवास पर इस पूरी डिबेट को लेकर के गए हैं, वो कैनवास ये कहता है कि क्या पाकिस्तानी फोर्सेस या पाकिस्तान की ISI या पाकिस्तान की जमहूरी सरकार जिस तरह का षड्यंत्र करती रही है जम्मू कश्मीर वालों के खिलाफ या जम्मू कश्मीर में रह करके भारत के खिलाफ, क्या उसमें किसी भी तरह से कोई कमी आई है या फिर नहीं?
या आगे अगर उसमें कमी लेकर के आना है तो फिर क्या किया जाएगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवाद पनपता है तो उसके पीछे खाद पानी अंतिम पड़ाव पर आना चाह रहा था। और एक बार पैनल को ओपन कर दिया जाए। अपने पीसीआर के कुलीग से मेरी गुजारिश है और मैं मनीष अवस्थी के पास में जाऊंगा। मनीष, पाकिस्तान के कानों पर अगर जू रेंगती है तो एक के वर्ड से, जो हमेशा से रहा है पिछले 70 साल का इतिहास। पाकिस्तान की अगर दुखती रग कुछ है तो वह है के वर्ड यानी कश्मीर। इमरान खान को आज की तारीख में अगर कोई आंदोलन याद आता है तो कश्मीर के नाम का याद आता है। और इमरान खान ने यह कहा है कि 5 अगस्त को पीओके की तरफ आएंगे और वहां पर आकर के जनता को संबोधित करेंगे। यानी पाकिस्तान को मिर्ची भी लग रही है, पाकिस्तान को कांटा भी चुभा है। लेकिन जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान का कांटा कैसे निकलेगा? क्योंकि अलगाववाद को पनपने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो पाकिस्तान है। आतंकवादियों को पालने पोसने के लिए अगर कोई जिम्मेदार तो पाकिस्तान। कश्मीर और कश्मीरियत को पाकिस्तान से छुटकारा कब? मुझे ऐसा लगता है राशिद, आपके इस सवाल का जवाब केवल 2 लाइनों में हो सकता है और वो ये, ख्वाबों ख्यालों में सोचा भी न था कि धूप भी खिलेगी छांव में। भारत सरकार ने जो 1 साल पहले ये जो फैसला लिया था उसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, तिलमिला गया, बौखला गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप एक चीज देखें, वो पाकिस्तान जो ये कहता था कि कश्मीरियों की आवाज हम हैं, अब पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तो अपने ही मुल्क की आवाज नहीं बचा तो मैं कश्मीरियों की आवाज कैसे बंद। हमारे साथ जनरल बैठे हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल जेके परिहार साहब कश्मीर के इलाकों में हमेशा से रहे हैं, उन्होंने काम किया। कुछ देर में जुड़ेंगे राशिद हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ पैनल में और भी लोग हैं। पैनल में हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर साहब हैं, अमित रैना हैं और उसके साथ साथ शर्मा साहब जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और जितना समय शर्मा साहब आपको दिया गया, आप ये कतई नहीं कह सकते कि ये जो एक वर्चुअल कॉन्क्लेव आज इंडिया न्यूज कश्मीर और कश्मीर के साथ 370 को लेकर कर रहा है, आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे साथ राशिद एक और नए मेहमान हैं। राशिद, मैं ये चाहूंगा कि आप नए मेहमान से शुरू कर जेके परिहार पर जाकर हम इस कॉन्क्लेव का अंत करेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान के अंत होने का भी अब वक्त आ गया। चलिए, पाकिस्तान वाले फैक्टर पर मैं मनीष आपके साथ ही आऊंगा, लेकिन विक्रम मल्होत्रा जी सीनियर लीडर हैं अपनी पार्टी के, मेरे साथ में जुड़े हैं। विक्रम मल्होत्रा जी, एक ऐसे वक्त में जबकि यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब जो नई राजनीति होगी वो किस दिशा में जाएगी, उसकी दशा क्या होगी, ये भविष्य के गर्त में है और भविष्य ही बताएगा और तय करेगा। एक ऐसी जगह पर जहां पर कश्मीर की आवाम के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लोकप्रियता है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी की लोकप्रियता है, पैंथर्स पार्टी की लोकप्रियता है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वहां पर वर्चस्व में रहती हैं, रहा करती हैं। तो आपकी ये नई पार्टी, अपनी पार्टी, कश्मीर की राजनीति में अपना भविष्य किस तरीके से तलाशेगी? हेलो विक्रम मल्होत्रा जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? विक्रम मल्होत्रा, क्या आप तक आवाज आ रही मेरी? अब मैं सुन पा रहा हूं, आप सवाल रिपीट करेंगे? मेरा सवाल यह है कि कश्मीर की नई राजनीति में अपनी पार्टी को आप कहां पर देखते हैं? देखिए, जहां तक अपनी पार्टी का सवाल है, जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है उसमें एक अहम भूमिका ये निभाएगी आने वाले समय में, क्योंकि इसका गठन जो हुआ है वो इसी सोच को लेके हुआ है कि 370 के जाने के बाद जब बाकी सारी पार्टियां मातम मना रही थी और आगे बढ़ के आगे चलने के लिए तैयार नहीं थी, और जब 370 का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बावजूद वो आगे बढ़ने के लिए लोगों के मसाइल जो हैं उनको सामने लाने के लिए जो दिक्कतें थी लोगों को, और इसके लिए वो कोई भी पार्टी आगे नहीं आ रही थी। और अपनी पार्टी के लोग जो इकट्ठा हुए वो इसीलिए हुए कि जो हमारी स्टेटहुड है, जो हमारे 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया था जिसमें 370 और 35 से हटाया गया था, और उसके साथ साथ जो हमारी पहचान थी वो भी हमसे छीन ली गई थी, और उसको वापस लाने के लिए, उस पर संघर्ष करने के लिए, और हमारे बच्चों के, जम्मू कश्मीर के बच्चों के जो डोमिसाइल राइट्स हैं, जो जॉब्स के राइट्स हैं, जो हमारे किसान खेत मजदूर उनकी ज़मीनों के राइट्स हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आवाज़ बने जो आगे जाए, जो एक लोगों की आवाज़ बन के आगे निकले। इसीलिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन हुआ था। और मुझे लगता है कि आज जब हम 1 साल देखते हैं पीछे कि 370 जाने से
क्या खोया क्या पाया, मुझे लगता है कि इस सारी प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर के लोगों ने अभी तक खोया ही खोया है, क्योंकि जो वादे किए गए थे जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से, वो मुझे लगता है हवा में ही रहे, अभी तक जमीन पे क्रियान्वित होने का उनको वो नहीं हो पाए। ठीक है, आपका ये कहना है। मेरे ख्याल से अल्ताफ ठाकुर जी, आपको जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो नेता हैं विक्रम मल्होत्रा, उन्हें जवाब देना चाहिए। विक्रम मल्होत्रा का ये कहना है कि जितने भी वादे किए गए थे, जितने भी दावे किए गए थे, अभी भी हवा हवाई हैं, अभी भी ठीक तरीके से अंजाम तक पहुंचे नहीं हैं। और दूसरी एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक तरीके का रेडिकलिज्म रहा था, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति हो, चाहे वो पीडीपी की राजनीति रही हो। क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर की राजनीति होगी उसमें से चरम पंथ खत्म होगा या फिर हाशिए पर जाएगा? अगर जाएगा तो गारंटी कैसे मिलेगी? देखिए, जहां तक अपनी पार्टी की बात है, अपनी पार्टी को कुछ ही दिन हुए अभी वजूद में आए हुए, और ये मैं मल्होत्रा साहब से ये कहना चाहता हूं कि अभी पैंडेमिक में ही आपने तो अपनी नई पार्टी बनाई है, और जितने क्या क्या वादे किए थे उन वादों का कितना पालन हुआ ये मुझसे बेटर तो यही जानते हैं। लेकिन हाँ, अभी हम किसी को सीएम नहीं बना सकते, ये वादे शायद अभी हम कंप्लीट नहीं कर सकते। जब तक इलेक्शन होगा तब तक हम किसी को मनचाहा सीएम नहीं बना सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही हमेशा चलने वाली है। किसी को सीएम या एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिलर भी हम नहीं बना सकते, ये बात मल्होत्रा जी मान ले। और जहां तक आप चरणपंथी की बात कह रहे हैं, देखिए 2-2 सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद जो पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन यहां होती थी, 2-2 सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान की हिम्मत टूट चुकी है। मैं नहीं कहता हूं 100% उसने यहां इंटरप्रिटेशन बंद किया है, वो आज भी आतंकी बेचता, आज भी आतंकवाद यहां वो स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन बहुत फर्क आ चुकी है। मैं सिंगल एक लफ्ज में आपको इस बात का जवाब देता हूं, उनका सबसे बड़ा आर्किटेक्टर, उनका सबसे बड़ा एजेंट, जिसने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी दी, जिसने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी दी, जिसने जम्मू कश्मीर में हुर्रियत दे दिया, जिसने जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ एक वक्त जो सबसे मजबूत आवाज यहां मानी थी, सईद अली शाह गिलानी। आज सईद अली शाह गिलानी को भी इस बात का उस बात पाकिस्तान के प्रभाव को अभी भी आप लोग कम नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान किसी भी तरीके से नहीं, वही मैं बात कर रहा हूं। देखिए आज गिलानी को होते हुए आज गिलानी को भी अनरेस्ट क्रिएट, आज गिलानी को भी इस बात का पता, आज भी गिलानी को इस बात का पता चला है, आज उसको पता चला है कि अब यहां पाकिस्तान की बोली नहीं बोली जा सकती है। 2-2 बार अंदर घुस के मारने के बाद अब यहां जो उनके साथ जो हालत हुई है उस बात को समझ चुका और लाइफ के उस स्टेज पे आज उसने रिजाइन कर दिया। यही भारत की नीति की जीत है, ये भारत की जीत है कि आतंकवाद और जो हुर्रियत है कभी। अपनी बात की शुरुआत में आपने एक बात बोली है कि अभी तो इलेक्शन हो नहीं रहे, जब इलेक्शन होंगे तब हम देखेंगे कि सीएम किसे बनाना है या नहीं। मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल आपसे कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का सीएम पद का चेहरा क्या कोई कश्मीरी पंडित हो सकता है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में इनर डेमोक्रेसी है। अब कौन सीएम होगा, कब सीएम होगा, वो इलेक्शन पे बताया जाएगा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अभी जो वादे हमने किए हैं, वादे हमने कंप्लीट किए, लेकिन बिना इलेक्शन किसी को सीएम नहीं बना सकते। हो सकता है या नहीं? देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसमें न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है। सीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, हमें उस पोस्ट का एहतराम करना। जो भी पार्टी की तरफ से आएगा, जो भी पार्टी की तरफ से आएगा, हम आने वाले दिनों में अगर आपका कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा होता है कश्मीर में, तो क्या ये कश्मीरी पंडित भी हो सकता है या नहीं? देखिए, पहली बात तो अल्ताफ ठाकुर साहब जो कह रहे थे, विक्रम मल्होत्रा जी मेरे दोस्त हैं, कि उन्होंने जवाब दिया कि अभी मुख्यमंत्री या एडवाइजरी काउंसिल नहीं बना सकते। ये बात कहाँ से आई? जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में चुनाव के बाद ही लोग बनते हैं, तो इनके जहन में क्या क्या चीजें हैं। बाकी यह है कि देखिए चुनाव होगा, अभी तो चुनाव की संभावना नहीं नजर आती। ये तो तय करके नहीं किया जाता कि हिंदू बनेगा, कश्मीरी पंडित बनेगा, मुसलमान बनेगा, ये बात तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर रियासत है, तो जो भी होगा। जी, मेरा सवाल यह है, क्या कश्मीरी पंडित भी संभावितों में हो सकते हैं या फिर नहीं? उसके बाद मेरे ख्याल से मनीष जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। रविंदर जी, संभावित बताएं। देखिए, कश्मीरी पंडित जो हैं वो विस्थापित हैं, एक माइनॉरिटी है। अगर कुल मिलाकर के आप देखें, वो कश्मीर के हिंदू हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदू और मुसलमान, कश्मीरी पंडित उनको कहा जाता है क्योंकि वो कश्मीर वादी में है। तो ये नहीं कि कोई अलग कोई कम्युनिटी है, लेकिन जरूर कश्मीर में बहुत बड़ी माइनॉरिटी थी। अब चंद लोग वहां हैं, लेकिन इनका तो दावा था कि हम कश्मीरी पंडित को वापस ले जाएंगे। 6.5 साल तो से ये जो ट्रांजिट कॉलोनी जो बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने, जो 2008 में मनमोहन सिंह ने पैकेज दिया था,
पिछले वक्त में आपने बात की रिजर्वेशन की, 100% रविंदर जी, हम कश्मीरी पंडितों को वापस ला रहे हैं। हमारे कम से कम हमारे दौर में तो इनको यहाँ भगाया नहीं गया, हम वापस ला रहे हैं, हम वही कोशिश कर रहे हैं, हम वापस ला रहे हैं और वापस लेके आएंगे, क्योंकि कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कश्मीर के बगैर इनकम्प्लीट है, हम ला रहे हैं। गुलिस्तान में एक फूल हमसे खो गया, हम उसको वापस ला रहे हैं। इनकार नहीं कर सकते। सर, हम वापस ला रहे हैं, वापस ला रहे हैं। पंडितों को आप इस बात को वापस ला रहे हैं। मेरे ख्याल से राजनीति की बात है तो मुझे वापस ला रहे हैं, बीच में लाना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को वापस ला रहे हैं। मनीष जी, मैं कमेंट मनीष जी, हमारी पंडित के नाम पर, कश्मीरी पंडित के नाम पर कश्मीरी पंडितों को दोनों ही वापस ला रहे इतना हैं। एप्रीहेंसिव और हमने प्रोसेस शुरू की भी। आज देखिए कश्मीरी पंडित फेस हो या नहीं, सरपंच और कितने कश्मीरी पंडित आज यहाँ के कॉर्पोरेटर काउंसिलर्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, आप जिन कश्मीरी पंडितों को लाने की बात कर रहे हैं, अल्ताफ जी, आप जिन कश्मीरी पंडितों को लाने की बात कर रहे हैं, हमारे साथ आज 2 कश्मीरी पंडित हमारे साथ इस पैनल पे थे, एक अब भी बने हुए हैं, अमित रैना। उनको अभी ये लगता है कि आपके जो भी प्रयास हैं रहना बीती जाए। देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम प्रतिबद्ध है, हम वादाबद्ध है, हम कश्मीरी पीड़ितों को ला रहे हैं, ये हमारी प्रमुखता है और हमारी प्रायोरिटी है। देखिए, अभी अजय जी का जो शहीद हुआ है उसमें भी एक साजिश के तहत उनको किया कि जब हमने प्रोसेस यहां से शुरू की थी कि ताकि कश्मीरी पंडित यहां खौफ और दहशत फैले वो वापस है, लेकिन हमने कोशिश की। आज देखिए कितने कॉर्पोरेटर्स, कितने पंच, कितने सरपंच, कितने काउंसिलर्स आज कश्मीरी पंडित हैं। हमने कोशिश शुरू की है और हम कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसा के ही दाम लेंगे। अमित रैना जी, इनके बगैर अमित रैना जी, कश्मीर का मुसलमान चाहता है कि हम कश्मीर का मुसलमान चाहता है कि कश्मीरी पंडित यहां बसे। बीजेपी के प्रवक्ता का ये सीधे कहना है, आपको खुश होना चाहिए, 1 साल 2 दिन बाद पूरा होने वाला है। अमित रैना जी, मैं अपनी लाइन वापस लेता हूं, ये कहते हुए रहना बीती जाए वाली बात नहीं है। अब एक नई किरण, जी हां, एक उम्मीद की नई किरण आपके सामने इन्होंने कह दी है कि आपको ये वापस लेकर आ रहे हैं। से है कि अगर हम वापस जाएंगे, किसी के शासनकाल में वापस जाएंगे, तो शायद मोदी सरकार के शासनकाल से ही उम्मीद है। मगर जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि ब्लूप्रिंट, रोड मैप, वो अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है, ये तो अल्ताफ जी बता सकते हैं, सरकार बता सकती है। मगर जब तक अभी तक बात हो रही थी कि कश्मीरी पंडित वापस क्यों नहीं जा रहा है, आपने पिछले 6 साल में कश्मीरी पंडित जाति संहार को जाति संहार कहा ही नहीं। आपने सिर्फ यासीन मलिक के, जब आपने उसको अरेस्ट किया तो बोला कि कश्मीरी पंडित जेनोसाइड में इसका हाथ है, मगर आपने उस जेनोसाइड को ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया। अगर आप उसको एक्नॉलेज करते हैं तो उसके जो रिवर्सल के स्टेप्स होते हैं वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं आपने, वो आपको करने पड़ेंगे। कश्मीरी पंडित भेड़ नहीं है कि आपने कहा चलो हम हाँक के वापस ले जाए, आपको न्याय प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। जो 30 साल में एक कन्विक्शन नहीं हुई है वो करनी पड़ेगी। यासीन मलिक आज भी बंद है, तो केस की प्रोग्रेस कहां है ये हम सब जानते हैं। आपने बिट्टा कराटे, जिसने 40 हिंदुओं को खून किया, एडमिट करता है पब्लिकली, उसका क्या किया, उसको आपने हवाला में बंद कर रखा। तो जब तक एक न्याय प्रक्रिया नहीं शुरू होगी, जब तक मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में मुझे न्याय मिलेगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो आपको वो प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, वो पहला स्टेप है हमारे वापस जाने का। उसके बाद रोड मैप दीजिए। अल्ताफ जी, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, पैनलिस्ट एक कश्मीरी पंडित यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनमें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ही नहीं। उनका ये कहना है कि जब तक मुझमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आएगी तब तक मैं वापस कश्मीर कैसे जाऊंगा, ये उनका कहना है। ये उनका कहना है, जिनके पुरखों ने होलोकॉस्ट देखा है, जिनके पुरखों ने नरसंहार देखा है, जिनके पुरखों ने 19 जनवरी 2020 की तारीख, 19 जनवरी 1990 की तारीख देखी है। देखिए राशिद जी, सबसे बड़ा रोड मैप है वो रोड मैप है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग जो चाहते हैं कि पंडित यहाँ वापस आ जाए और हमारे साथ घुल मिल जाए। और जहां तक आपने बात की, देखिए यासीन मलिक को पिछले 30 साल में किसी ने हाथ नहीं डाला, हमने यासीन मलिक को उसके गुनाह की सजा दी कि हमने बंद कर दिया। बिट कराटे जैसे कातिल जिसने 40 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को शहीद किया, उसको हमने बंद करके रखा। हमने हर उस आदमी को बंद करके रखा। और एक प्रोसेस जो लॉ की प्रोसेस चलती है, लंबी चलती है। मैं आपको वादा करता हूं, जिसने भी गुनाह किए उस गुनाहों की सजा उनको मिलेगी। और मैं एक बार फिर अपने लफ्ज दोहराता हूं, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर लाना, उसके लिए हम प्रतिबद्ध है, क्योंकि कश्मीर इनके बगैर इनकम्प्लीट है और कश्मीर का मुसलमान इनके बगैर। तो ये बात हो गई, यहां से कैनवास और बड़ा करता हूं मैं। कश्मीरी पंडितों के अलावा मैं बाकियों की भी बात करता हूं। क्यों ये कहा जा रहा है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है? क्यों ये किया जा रहा है कि क्यों
क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून की संवैधानिकता अभी भी क्यों सवालों के घेरे में है? 4G सेवाओं की शुरुआत अभी भी करने की हिम्मत क्यों नहीं हो पाई? महबूबा मुफ्ती जैसों को छोड़ने की हिम्मत अभी तक भी क्यों नहीं हो पाई? ये सब कुछ सवाल हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। 6000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, इनमें से हजारों लोग अभी भी नजरबंदी या फिर हिरासत में हैं। अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, इनकी रिहाई फिर क्यों नहीं की गई है सर? देखिए, हालात को ठीक करने के लिए ऐसे लोगों को बंद रखना पड़ता है। उसमें ज्यादा से ज्यादा जो तादाद है वो सिटून पेल्टर्स की है, सिटून पेल्टर्स की। और जहां तक आप बात कर रहे हैं 4G की बात कर रहे हैं, देखिए मेरी प्रमुखता इस वक्त 4G नहीं, मेरी प्रमुखता इस वक्त वेंटिलेटर्स है, बेटर मेडिसिन है, कोविड सेंटर्स है। 4G से ना मेरा इलाज हो सकता है, 4G से ना मेरा पेट भर सकता है, ये मेरी प्रमुखता है। और जहां तक महबूबा जी की आप बात करें, देखिए महबूबा जी सिटून पेल्टर्स को हीरो करार देती है। महबूबा जी कहती है हाथ नहीं पूरा जिस्म बारूद से उठ जाएगा, इंडिया नेशनल फ्लैग को उठाने के लायक कोई कंधा ही नहीं रहेगा, क्योंकि खुली खुली चेतावनी थी, ब्लैकमेलिंग थी, धमकी थी, और कानून ने अपने हिसाब से कार्रवाई की है। अब कब तक कानून उसको बंद रखे कि ये कानून और मैं कॉन्क्लेव के बिल्कुल अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा हूं, इसलिए विक्रम मल्होत्रा से मेरा एक सवाल होगा। विक्रम मल्होत्रा, आपको क्या लगता है कि पिछले एक साल में, अगर मैं ये कहूं थोड़ा है बहुत की जरूरत है, क्या मिला है और क्या नहीं मिला, आपको क्या लगता है वो 4 चीजें क्या हैं जो कि मिली हैं, और वो 4 चीजें क्या हैं जो कि आगे आने वाले दिनों में जल्दी ही जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए? देखिए, जो 4 चीजें मैं संक्षेप में जवाब दूंगा। जो 4 चीजें मिली हैं उसमें आप ये मान सकते हैं कि 370 के जाने के बाद जो लोग डिप्राइव्ड थे, जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे, वाल्मीकिज थे, गोरखा समाज के लोग थे, उनको नागरिकता मिली है, उनको सम्मान मिला है, उनके बच्चों को न्याय मिला है। ठीक है। और जो एक निशान एक प्रधान की बात करते थे, वो भी देश के साथ जुड़ के अब आज हमारा एक ही निशान है और एक ही हमारा झंडा है, एक ही संविधान है। सो ये चीजें हमने पाई हैं, पर उसके साथ साथ जो हमने खोया है, हमने अपनी पहचान खोई है, हमने अपनी स्टेट खोई है, और उसके जो वादे किए गए थे कि जैसे ही 370 टूटेगी, जम्मू कश्मीर में विकास की नदियां बहेंगी, यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी और नौकरियां मिलेंगी। इस वक्त आपको रोकेंगे विक्रम जी, इस वक्त आपको रोकेंगे, आपके पराक्रम की दाद देते हैं। आपने एक नई पार्टी बनाई है। इस वक्त हमारे साथ एसपी वैद्य साहब जी, आप जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं, आप जुड़ चुके हैं और आपके नाम में वैद्य है। अगर जम्मू कश्मीर में शांति आनी है तो आप ही उसके वैद्य रहें कि शांति बहाली कैसे की जाए। वैद्य साहब, 2 दिन बाद 1 साल पूरे होंगे उस ऐतिहासिक घटना को, आपकी नजर में कश्मीर कैसा दिखाई देता है? मैं समझता हूं सिक्योरिटी फ्रंट में हालात बेहतर हो रहे हैं, और अगर आप देखें रिक्रूटमेंट जो लोकल टेररिस्ट की है वो 30-40% कम हो गई है। आप देखें इन्फिल्ट्रेशन कम हुई है, जिसका मतलब है हमारी फौज और बीएसएफ बॉर्डर पे सतर्क है। आप देखें स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स कम हो गए हैं और टेररिस्ट इंसिडेंट कम हुए हैं। तो एक लिहाज से जो इसके पैरामीटर्स हैं उससे इंडिकेशन तो आती है हालात बेहतर हैं, फोर्सेस अपना काम अच्छी तरह से कर रही हैं। लेकिन मैं इसमें 2-3 चीजें ऐड करना चाहता हूं कि एक, हमने कश्मीर को पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इंटीग्रेट किया, बट मैं समझता हूं इमोशनली भी इंटीग्रेट करना जरूरी है। उसके लिए हमें कदम लेने चाहिए। कश्मीर का हर आदमी, हर शहरी और हर जवान बच्चा अपना फ्यूचर देखे, वहां उनको जॉब्स मिले, उनको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और हर एक को कुछ न कुछ करने को हो, टूरिज्म फ्लोरिश करे। ये सारी डेवलपमेंट की जो वायदे किए थे वो अब ऑन ग्राउंड दिखने चाहिए। अभी तक उसका इतना असर नहीं है कोविड की वजह से, लेकिन आगे वो मैं समझता हूँ होना चाहिए उससे। एसपी वैद्य जी, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं या जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो बात कहते हैं, आंकड़ों से उलट सच्चाई या हकीकत कुछ और ही हो जाती है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी या फिर आईजीपी की तरफ से यह कहा गया बीच बीच में कि 7 जिले आतंकवाद मुक्त कर दिए गए हैं, कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, रामबन और डोडा।
जैसे ही ये बात कही जाती है वैसे ही पता ये चलता है कि दक्षिणी कश्मीर में कुछ और आतंकवादियों के बारे में पता चल गया। क्यों ये हकीकत बिल्कुल अलहदा होती है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि 370 हटने के बाद आतंकवाद की घटनाओं में करीब 36% की गिरावट आई है, लेकिन वहां पर लश्कर ए तोयबा अभी तक एक्टिव था, अल-कायदा की भी एक्टिविटी नजर आई थी, जैश भी वहां पर एक्टिव था, लेकिन एक नया फ्रंट अब खुलने लगा है आतंकवादियों का जिसका नाम है TRF। ऐसा क्यों है फिर? आप जिलों के नाम ले रहे हैं जो आतंकवाद से मुक्त हो गए, वो 370 से पहले भी मुक्त थे कि जम्मू रीजन के जितने भी जिले हैं उसमें एक ही डिस्ट्रिक्ट था जो किश्तवाड़, उसमें 2-3 टेररिस्ट थे, वो उनको एलिमिनेट किया। लेकिन कश्मीर वैली में टेररिज्म में कमी जरूर आई है क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन में रुकावट आई है उसकी वजह से, और रिक्रूटमेंट लोकल कम हुई है। इसका मतलब नहीं है कि टेररिज्म खत्म हो गया कश्मीर में, और साउथ कश्मीर में अभी भी काफी टेररिस्ट हैं और ये ऑपरेशंस कंटिन्यू करने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान बंद करने वाला नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से इन फ्रंट्स पे ऑपरेशन कंटिन्यू रहने चाहिए और हमारी तरफ से कोशिशें होनी चाहिए ताकि जो नई रिक्रूटमेंट है वो बंद हो, और जो पाकिस्तान इंस्टिगेट करता है नए लड़कों को, यंग लड़कों को, वो नहीं होना चाहिए। अगर राशिद, इस वर्चुअल कॉन्क्लेव के अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगा, कश्मीर पर हमारा ये कॉन्क्लेव था फिर जहांगीर की उस लाइन से इस मंगल कामना के साथ कि गर फिरदौस बरे रूए जमीयस्त अमीयस्त अमीयस्त अमीयस्त। इसका मतलब यह है कि अगर धरती पर कहीं पर भी जन्नत है तो जम्मू कश्मीर में ही ये जन्नत है। और कश्मीर के डल झील का पानी भी बहुत कुछ इसी बात को बयां करता है। कहते हैं कि पिछले कई सालों में इसमें गाद आ गई थी, लेकिन पिछले 1 साल में काफी हद तक सफाई हुई है। जम्मू कश्मीर की भी इसी तरीके की सफाई पिछले 1 साल में हुई है। और कश्मीर के बारे में एक बात कहते हैं कि कश्मीरियत और जमहूरियत के बीच इसकी जो किस्मत है पिछले 1 साल में काफी हद तक बदली तो है। आप सभी मेहमानों का मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। रविंदर शर्मा जी, विक्रम मल्होत्रा जी, SP वैद जी, अल्ताफ ठाकुर, अमित रैना, सुमित पीर वकार, मेजर जनरल JKS परिहार, ललित अंबरदार, इरफान हफीज लोन और कविंदर गुप्ता जी। और मनीष जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए।